नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा है आज रण क्षेत्र में। मुद्दा 8 सालों का है। मुद्दा उन 8 सालों का है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह में मील का पत्थर साबित हुआ है। मुद्दा उन 8 सालों का है जो सेवा, सुरक्षा, समर्पण का है। खास तौर से 8 साल योगी सरकार ने पूरे कर लिए हैं। इन 8 सालों में कुछ ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बदल गया, क्योंकि यहां पर दंगों का अंत हुआ, यहां पर माफियाओं का खात्मा हुआ, यहां पर सुरक्षा का भाव जगा, यहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए नए जो आयाम खोले गए, उसके बाद से ही यह कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। इतना ही नहीं, रोजगार सृजन, युवाओं की बात हो या फिर सत्य, सनातन और समर्पण के साथ इसके संरक्षण की बात हो, योगी आदित्यनाथ ने हर वो काम करने की कोशिश की जो उत्तर प्रदेश को एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने में कारगर साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए। इन उपलब्धियों को लेकर खासतौर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरीके से ये वो राज्य था जो कभी बीमारू हुआ करता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार ने एक लक्ष्य रखा। चुनौतियां बहुत सारी थी, लेकिन चुनौतियों पर पार पाते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने की जो मन में लगन थी, उस लगन के आधार पर लोगों के साथ जुड़ते हुए विकास की गाथा निरंतर रची जाती रही। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर हालात ऐसे थे 2017 से पहले कि दंगों का उत्तर प्रदेश कहा जाता था। खुद अकेले 12 से 17 के अगर आंकड़े उठाकर देख लिए जाए तो 400 से ज्यादा दंगों का इतिहास जुड़ा हुआ है इन 5 सालों में, 12 से 17 के बीच में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, दंगों पर पूरी तरह से रोक लग गई है। ऐसा कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है जिस पर चर्चा हो रही हो। इसी के साथ साथ यह भी कहा गया कि माफिया थर-थर कांप रहे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि माफियाओं की जगह उत्तर प्रदेश नहीं है, माफिया सीधे तौर पर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद, अशरफ अहमद, तमाम नाम सामने आते हैं जब साफ तौर पर माफियाओं को मिट्टी में मिला भी दिया गया। लेकिन इन सब कामों के बावजूद जहां पर उत्तर प्रदेश बदल रहा था, जरूरत थी उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की। इसे लेकर भी योगी सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो माहौल की बात होती है, वो माहौल देने का प्रयास किया गया। और इन सबसे परे सत्य सनातनियों की उस चाहत को भी सबसे बड़ा रूप दिया गया जब 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ। दूसरी तरफ महाकुंभ का, अभी ज्यादा समय नहीं बीता, महाकुंभ का महाआयोजन, जब 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ये तमाम बातें ये बताती हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने विरासत के साथ विकास को जोड़कर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर रफ्तार और धार के साथ जो सोच सामने रखी थी, उसे अमली जामा पहनाने के लिए हर वो संभव कदम उठाए गए, जिसका नतीजा आज के बदले हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। अब ये दावे उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार 8 सालों की उपलब्धियों के आधार पर कर रही है, लेकिन विपक्ष की सोच बिल्कुल अलग है। विपक्ष इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। खासतौर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश तो बर्बाद हुआ। उत्तर प्रदेश में जो करने की कोशिश की गई थी वो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ सपने दिखाकर लोगों को भ्रम में डाला गया है। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। 8 साल की इस उपलब्धि की कहानी में कितना बदल गया उत्तर प्रदेश, कितने बदले यूपी के हाल, क्या खोया क्या पाया, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। कुछ ही देर में आज की खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज के अतिथियों से चलिए आज आपको पहले आपका परिचय करा देती हूँ। आज हमारे साथ इस बड़ी बहस में रण क्षेत्र में
खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही साहब रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी। कांग्रेस से हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि रिपोर्ट दिखाने का वक्त था, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा बदलाव करते हैं। आज पहला कमेंट जरा जल्दी से ले लेते हैं और फिर इस रिपोर्ट पर जाएंगे। सबसे पहले अश्विनी शाही साहब, आप लोगों को हर तरफ से बधाइयां मिल रही है, हम लोगों की तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं, बधाई। 8 साल आप लोगों ने पूरे कर लिए, उपलब्धियों का ये काल रहा। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा भी, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सेवा, सुरक्षा और समर्पण के सुशासन के ये 8 साल रहे। कितने खास ये 8 साल? लावणी जी, 8 साल बेमिसाल। आपको, को पैनलिस्ट को, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश को बहुत दिनों के बाद एक कुशल नेतृत्व मिला है आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, और निर्देशन मिला है मोदी जी का, जो प्रधानमंत्री जी के रूप में डबल इंजन की सरकार के रूप में उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हुआ करता था। बीमारू राज्य होने के बाद धीरे धीरे उसमें से निकाल कर बाहर ले आना, पर कैपिटा इनकम डबल करना, आज लगभग 1 लाख के आसपास पहुंचाना, वाटर पूरा ये जो है ना, ये लैंडलॉक स्टेट था जिसमें वाटरवेज, रोडवेज और एयरवेज, इन तीनों पर उत्तर प्रदेश में काम हुआ। लेकिन आपने जो पहले कहा, सबसे बड़ा काम हुआ इस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए इन माफियाओं का अंत, संगठित अपराधियों का अंत, जिसमें सिर्फ अंत नहीं किया गया, उनके जिसने भी अपराधी ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, उसके ऊपर गोली चलाकर पुलिस ने उनको घायल किया, जेलों के पीछे भेजा, अंत ऊपर पहुंचाया, गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया, सजाएं दिलवाई, आजीवन कारावास और मृत्युदंड की, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम हुई है। पहले क्या होता था, आदरणीय आजम खान जी हमारे अशोक भाई के पार्टी के नेता थे, और पता नहीं अभी हैं कि नहीं उसमें, लेकिन ये जब बयान देते थे सदन में कि 1100 पुलिस कर्मियों पर हमले हुए हैं हमारी सरकार में। अब वो नहीं है, पुलिस का इकबाल बुलंद हो चुका है, जवाब देना जानती है। यहां से लोग मुंबई जाते थे, एमओयू साइन करते थे, लेकिन एमओयू के बाद कोई आता नहीं था, क्योंकि अतीक वसूली करता था, मुख्तार वसूली करता था। अब 15 लाख करोड़ की चीजें धरती पर उतर चुकी हैं, और 10 लाख करोड़ के शिलान्यास की बात नहीं है, उसके लोकार्पण की तैयारी हो रही है। तो आप सोचिए कि कहां से कहां पहुंच गया है। एमएसएमई की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिनवाया, शायद आप रिपोर्ट में दिखाएंगी अभी। मैं बताना चाहता हूं कि इन लोगों को सपने में भी अंदेशा नहीं था कि धार्मिक पर्यटन भी कुछ होता हो, चाहे वो नैमिषारण हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, राम मंदिर हो, या विंध्याचल कॉरिडोर हो, या मथुरा हो। हमने सभी जगह पर व्यवस्था किया, और आज उत्तर प्रदेश में आज कितना पर्यटन बढ़ा है ये कहने वाली बात नहीं है। कितने पर्यटक आए हैं इसको अगर गिनाने लगेंगे तो समय समाप्त हो जाएगा। और आपको सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 17% की बेरोजगारी दर थी, आज 3% की बेरोजगारी दर पर हम उत्तर प्रदेश को लाए हैं। युवाओं के साथ अन्याय किए हैं, किसानों का ऋण माफ किया है, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य की सेवाएं इस कदर लावनी जी बहाल हुई हैं कि डॉक्टरों की कमी थी, और आज हर जिले में लगभग एक मेडिकल कॉलेज है। उसी के साथ पैरा मेडिकल के लिए, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होती है, पैरा मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं, जिससे कि आने वाले 1 आध सालों में आपको डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की जो कमी है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले सालों से बढ़ना शुरू हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है, चतुर्दिक विकास हुआ है। जनता आज खुश है लावनी जी, हम और आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले खुश है, चहुमुखी विकास हुआ है। लेकिन अशोक जी की पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। अशोक जी, जितनी बातें अभी गिनवा दी अश्विनी साहब ने, या जो हम सुबह से जिस पर चर्चा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हो गई है, आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि जैसा कि अखिलेश यादव जी कह रहे थे भाई कि ये तो यूपी बर्बाद हुआ है, काम कहाँ हुआ? अगर बर्बाद हुआ होता तो शायद 2022 में पुनः यूपी सरकार के रूप में समाजवादी पार्टी को चुन लिया गया होता, बीजेपी को चुना ही नहीं गया होता। अशोक जी। लावनी जी देखिए, 8 साल यूपी बेहाल, 8 साल बेटियां बेहाल, 8 साल महिलाएं बेहाल, 8 साल छात्र बेहाल, 8 साल नौजवान बेहाल, 8 साल किसान बेहाल, 8 साल सब का सब
बर्बाद हो गया उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, मैं एक छोटी सी तस्वीर लेके आ रहा हूं और उस श्लोक के साथ आप दिखाइए ये तस्वीर क्या बयां कर रही है, क्या बयां कर रही है। जिस देश में, हमारे देश में एक श्लोक लिखा गया मनुस्मृति में, यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजयन्ते सर्वत्र त्राफला क्रिया। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हमारे देश की परंपरा रही है नारी सम्मान की, महिला सम्मान की। आज इस देश में क्या हो रहा है? हमारी बेटी, एक 7 साल की बेटी अपनी किताबों को लेकर के ऐसे भाग रही, लग रहा है उसके पीछे तालिबानी बुलडोजर पड़ा हुआ है। हमारी बेटियां आए दिन पेड़ों पर लटकती हुई मिल रही है लावनी जी। हमारी बेटियों के साथ आए दिन ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं और क्या मतलब मुंह से बोलना भी शर्मनाक लगता है। आप अभी अश्विनी भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, स्वास्थ्य व्यवस्था। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर आलम में देख लिया जाए लावनी जी, गवर्नर हाउस के सामने एक महिला की डिलीवरी हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है। इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात किया। अभी जो बिजनेस समिट हुई थी उसमें कितने कितने फ्रॉड लोग आए थे पूरे जिलों से। आपने कई एग्जाम्पल दिए होंगे। एक अभी रिसेंट में घटना पकड़ में आई है कि कई करोड़ रुपए लेकर के इन्वेस्टर समिट में आया हुआ एक फर्जी बिजनेस एग्जीक्यूटिव अपनी फर्जी कंपनी बनाकर लूट ले गया हमारे इन्वेस्टर्स का। हर जिले से लूटा उसने। उसके अलावा इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकल गया। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की अगर बात करिए तो 9 लाख करोड़ का ऐतिहासिक ऋण उत्तर प्रदेश के ऊपर योगी सरकार ने चढ़ाया लावनी जी। और प्रति व्यक्ति आय की बात अश्विनी जी कर रहे थे, मैं प्रति व्यक्ति ऋण की बात कर रहा हूं। 35,000 रुपए का ऋण प्रति व्यक्ति हो गया उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं बीमारू राज्य से बाहर ले जाने के लिए। इसी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि मोदी जी कुछ और दावे करते हैं, योगी जी कुछ और दावे करते हैं। तो इतना ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इस इकोनॉमी के लिए ग्रोथ रेट तो इनके पास कुछ नहीं है। 23%, 24% ग्रोथ रेट चाहिए और हमारे यहाँ 7% बड़े अशोक मुश्किल जी, से मुझे ग्रोथ रेट 2 है। बातों तो का आप जवाब इसे अगर आप स्थिति- जल्दी से दे दें, क्योंकि आपने सबसे पहले महिला सुरक्षा की ही बात की थी और सचमुच महिला सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, मोहित खान, ये नाम आपको याद है? बिल्कुल याद है। याद है ना आपको? क्या हुआ बिल्कुल उनके याद साथ? क्या हुआ? वो कहानी क्या थी? उस कहानी का उपसंहार क्या हुआ? जरा यही बता दीजिए। क्योंकि जब हम एक उंगली उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ होती है। तो मैं तो बिल्कुल, बहुत देखिए, आपने बड़ा एक ही अच्छा अभी सवाल एक ही नाम लेकर आई हूँ। ऐसे तो बहुत सारे नाम अभी निकल कर आएंगे, लेकिन अभी बिल्कुल, एक ही बिल्कुल, नाम। नहीं। हाँ, क्या हुआ वहां पर? जो नाम आप छोड़ दें उसको मैं ले लेता हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह, नहीं, कुलदीप तो वहां पे तो क्लैरिटी हो गई ना। छोड़ दें उसको मैं ले वहां लेता पर हूँ तो ना। क्लैरिटी आपकी हो गई। मदद कर रहा हूं मैं। नहीं, मेरी मैं मदद मत आपकी कीजिए। मदद कर रहा हूं भाई। मेरी मदद बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपने महिला सुरक्षा की बात की तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं इतनी काफी हूं कि अपने आप को डिफेंड भी कर सकती हूँ और आपकी बातों का जवाब भी दे सकती हूँ। नहीं, मैंने तो अच्छी आपको बात है, मोहित अच्छी बात खान है। का नाम याद दिलाया, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल से अरे, भाग लावनी रहे जी, हैं। मैं उस कहानी का आपने- उपसंहार जानना चाहती हूँ, बस इतना। क्योंकि आपने महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े बातें कही। मैं सिर्फ सरकार मोहित खान की किसकी है? कहानी का, मैं सिर्फ उसका उपसंहार जानना चाहती हूँ। क्या किया आप लोगों ने? नवाब सिंह लावनी पर जी, तो आप सरकार लोगों ने किसकी क्या है? किया था, करना पड़ा था, या किसने क्या किया था, वो कहानी सबके सामने। मोहित खान पर क्या हुआ? सरकार किसकी लावनी जी? सपा अरे, सरकार है। सरकार किसकी मैं पूछ रहा हूं? किसकी, वो सरकार बात तो अलग, सपा उसकी की है बात हम नहीं। करेंगे। पार्टी किसकी सरकार थी? तो सरकार किसकी अरे पार्टी भाई, के नुमाइंदे हैं मोहित खान? किसकी पार्टी का नुमाइंदा है? नुमाइंदा मोहित खान समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। छोटा सा, अच्छा, महिला छोटा सा सुरक्षा तो अब कार्यकर्ता, छोटा सा आ अदना गया। सा कार्यकर्ता। अभी आप कितनी बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल कर रहे थे, negligible और जब आप पर कार्यकर्ता। बात आई और मैंने यहाँ मोहित खान का नाम ले पार्लियामेंट लिया में बैठे तो हुए फिर बड़े आपको बड़े छोटा नेता, कार्यकर्ता हेलीकॉप्टर से चलने वाले और छोटी नेता, बातें, और हल्की दोनों में बातें, ये क्या सब अंतर है? नजर आने लगी। नहीं, देखिए अशोक जी, यही विडंबना है सबसे बड़ी। ये विडंबना है, आप विपक्ष में हैं, आपको विपक्ष की भूमिका मिली, लेकिन विपक्ष की भूमिका का जो सकारात्मक रुख होना चाहिए था वो समाजवादी पार्टी शायद नहीं निभा पाई। आप लोग 36 के आंकड़े से हाई जोश में थे, लेकिन उसके बाद उपचुनाव जब अयोध्या में हुआ और आप लोगों ने अयोध्या का ही जिक्र किया था ना, वहां क्या हाल हो गया। तो इसीलिए मैंने मोहित खान का जिक्र कर दिया था। खैर, हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं। अभी तो ये बहस लंबी चलेगी, जल्दी जल्दी एक कमेंट इसलिए जरूरी है। कांग्रेस क्या सोचती है, 8 साल बेमिसाल या फिर 8 साल बुरा हाल? वाचस्पति द्विवेदी जी। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। साधुवाद। जो भी सरकार है उसको इवेल्युएट तो करना चाहिए। अब जो सरकार है चूंकि जनता के द्वारा चुनी गई है, लेकिन उसकी समालोचना तो करी जानी चाहिए। देखिए, इन 8 सालों में क्या हुआ। जब कांग्रेस सत्ताच्युत यहाँ से हुई थी, तब वो पूरे देश में 8वें नंबर
पर औद्योगिक रूप से थी। यहाँ पर आप पता कर लें अच्छी तरह, शायद आप बहुत छोटे रहे होंगे, तो यहाँ पर हर जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट होता, कानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट होता था, उरी इंडस्ट्रियल एस्टेट होता था, लगभग हर जिले में इंडस्ट्रियल एस्टेट होता था। इसके अलावा बहुत सारी पिकअप एक संस्था होती थी जो इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करती थी, वो खत्म हो गई है। इसके बाद और बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो खत्म हो गए। अब आप बताइए कितने फूड पार्क 8 सालों में बन गए, कितने आप बताइए कि टेक्सटाइल हब बन गए। आप कालीन उद्योग चाहे उठा के देख लीजिए, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। इटावा का आप हथकरघा उद्योग उठा के देख लीजिए, बिल्कुल खत्म हो गया। हर घर में रोजगार था, हैंडलूम था, आज वो कहीं नहीं है, सबने खत्म हो गए हैं। हिंदू वर्ग के लोगों को जो शंखवार जाति से आते थे वो उन लोगों को बहुत हजारों लोगों को यहाँ काम मिलता था, हर घर में लूम होता था इटावा शहर में। और इसके बाद जितने अंसारी भाई होते थे उनका होता था एक बहुत बड़ा, इटावा में एकमात्र एक उद्योग था स्पिनिंग मिल, वो भी पिछले 30 साल से समाप्त हो गया। उसको टुकड़ों टुकड़ों में जर्रा जर्रा करके उसको जमीन को बेच दिया गया। उसकी मशीन जो नई आई हुई थी जापान से, उनको खोला तक नहीं गया। सैकड़ों करोड़ की मशीन आई थी, सूत धागे में कुछ नहीं हुआ है। हैंडलूम को जो लोग चला रहे हैं, पावर लूम चला रहे हैं, उनको बिजली का आप बिल देखिए, नॉर्मल रेट जो औद्योगिक रेट है उस पर दिया जा रहा है। किसानों की आप स्थिति देख लीजिए कि आप खाद मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, खाद वाचस्पति जी, लेकिन एक चीज बताइए ना, इस तमाम बातों का जवाब अभी अश्विनी जी से ले लूंगी मैं अश्विनी जी से इन तमाम बातों का जवाब लूंगी, लेकिन एक चीज मुझे अगर आप बता दीजिए द्विवेदी जी। हाँ नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसी सवाल के साथ अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा कि अगर इतनी परिस्थिति अगर खराब होती, 2017 में एक बदलाव आया था, 22 में जनता तो स्मार्ट है ना उत्तर प्रदेश की, आप सभी कहते हैं, तो 22 में वो फिर बीजेपी को चुनती ही नहीं। उन्होंने तो 2 लड़कों की जोड़ी को भी नकार दिया, उन्होंने तो स्वीकारा ही नहीं। आप लोगों की पार्टी ना 3 में रही ना 13 में, समाजवादी पार्टी को तो थोड़ा बहुत उन्होंने एक्सेप्ट भी किया उत्तर प्रदेश ने, कांग्रेस पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं दिखाया। तो अगर एक ऐसी पार्टी जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा ही नहीं कर पाई, वो पार्टी अगर सरकार के कामों पर सवाल खड़ा करेगी, तब यहाँ पर बड़े सवाल आते हैं। द्विवेदी जी। बिल्कुल आपने उचित, बिल्कुल सही सवाल। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म जो है वो अफीम है, ये लगातार अफीम जनता को चटा रहे हैं। कभी अयोध्या आ जाता है, कभी मथुरा आ जाता है, कभी काशी आ जाता है, कभी ताजमहल आ जाता है, कभी यात्रा आ जाती, कभी नहीं तो जिसमें सनातन का नशा हो वो अफीम भी अच्छी, इससे कांग्रेस को गुरेज क्यों? नहीं, आप कंप्लीट करिएगा, आप बिल्कुल कंप्लीट करिएगा, लेकिन आप लोग सनातन को अफीम बता देते हैं तो धर्म से अच्छा, धर्म से बड़ा नशा, सनातन से बड़ा नशा तो कुछ हो ही नहीं सकता। राष्ट्र सर्वोपरि और धर्म सर्वोपरि। आप तो वाचस्पति द्विवेदी जी हैं और इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे, काशी से आते हैं आप। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके की अफीम आप कब तक चटा के जनता की मूल समस्याओं से दूर रखेंगे, किसान को। लेकिन वो जनता तो इस अफीम के नशे को पसंद करती है, तभी तो 67 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं वाचस्पति जी, आप कहाँ पहुंच रहे हैं? 100 करोड़ नहीं है ना, 33 करोड़ देवताओं को भी जोड़ लीजिए ना, वो भी तो आपने पहले भी कहा था, और मैंने पहले भी कहा था कि देवताओं का अपमान मत कीजिए। आप लोग ना 3 में रहे ना 13 में रहे, फिर से वो बात मत दोहराइए। अभी बिहार में बड़ी कोशिशें कर रहे हैं आप लोग, वहां फिर से मुक्की खानी पड़ेगी। थोड़ा सोच समझ कर बातों को रखिए और शब्दों का चयन कीजिए। हाँ बोलिए। लावनी जी चिंता करिए, 37 उनकी और 6 हमारी। अरे भाई ये कहां से आ गई थी अभी लोकसभा में? अभी तो ताजी हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ, कहां चली गई थी बीजेपी? यही धर्म की अफीम कहां चट गई थी, कब किसने चाट ली? अभी अब देखते जाइए, चुनाव आने दीजिए, जनता को सब मालूम है। तो पूरा जो कोई भी गड्ढा विहीन सड़कें होंगी, अरे अब यही नहीं पता चलता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क के बीच में गड्ढे हैं, यही नहीं पता चल रहा, किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, लाठी खानी पड़ रही, 700 लोग मर जा रहे हैं। आप लोग यही राग गलाते रहे और यहाँ बदलाव की बयान आती चली गई। धर्म के नाम पर आप तो स्वघोषित, आपकी पार्टी में कहा गया कि पहला ही अधिकार, सुख पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज आप जब धर्म और सनातन की बात आती है तो आप सिलेक्टिव हो जाते हैं। आइए जरा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। अनिल गर्ग जी का भी एक कॉमेंट जरा जल्दी से ले लूं, फिर खोल दूंगी आप लोगों के लिए पूरा मंच। अनिल जी, यही विडंबना और यही समस्या है। विकास के साथ अगर विरासत जुड़ जाए, विकास के साथ अगर सनातन जुड़ जाए, तो फिर वो विकास नजर नहीं आता है, जबकि
होना यही चाहिए कि विकास और हमारा मूल अस्तित्व वो साथ साथ चले। वो सामंजस्य विपक्ष को नहीं नजर आ रहा और इसीलिए शायद इस तरीके के मतभेद भी हैं। अनिल गर्ग जी। लावणी जी, मैंने अभी तीनों साथियों को सुना। असल में क्या है, हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा हो गया है कि अपोजिशन का मतलब विपक्ष माना जाता है, जबकि अपोजिशन का सही अर्थ जो था वो प्रतिपक्ष था। प्रतिपक्ष का मतलब हमेशा अपोजिशन में रहना, अपोज ही करना, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में, सुरक्षा में जो बदलाव है वो आप सोते हुए भी महसूस कर सकते हैं। खुली आंख से तो आपको दिखेगा ही, लेकिन आपको कहीं भी जाएंगे, किसी से भी पूछेंगे, जो बेशर्त कि विपक्षी पार्टी का सदस्य ना हो, कार्यकर्ता ना हो, एक्टिव कार्यकर्ता ना हो, तो आप किसी से पूछोगे, कहेंगे हाँ साहब यहाँ पे अब ये बदलाव है, यहाँ पे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। एक बात। दूसरी बात, किसी भी राज्य का अगर विकास होना है तो उसकी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ ही विकास माना जाता है। तो ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि 2017 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी, वहां पे जो व्यापार हो कितना बड़ा, और इसमें तो कोई झूठ बोल नहीं सकता। ना भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोल सकती है, ना ही जो मुख्य प्रतिपक्ष पार्टियां हैं वो बोल सकती है। तो वो तो आपके सामने दिखेगा, लेकिन उसको भी कैसे नकारा जाए। देखिए, समस्या क्या है, जो विपक्षी पार्टियों का जो इकलौता फार्मूला था अपीजमेंट की राजनीति, वो उत्तर प्रदेश ने मौजूदा सरकार ने ध्वस्त कर दिया। ये एक मुख्य पंख है। सबसे बड़ा समस्या यहीं पे आके खड़ी होती है कि आपको जो वोट बैंक था, जो आपका एमवाई का जो एक फार्मूला था, वो फेल होता नजर आ रहा है। अभी मैं सुन रहा था द्विवेदी जी को, वो कहते देखो लोकसभा चुनाव में हमने इनको ध्वस्त किया था, अब आने दो अगला चुनाव। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें क्या हुआ? आपकी अपीजमेंट की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में नहीं चल पा रही, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। और अगर आप इनको ट्रेलर माने आज के उपचुनाव को, तो आप मान लीजिए 2027 का भी फिर नतीजा क्या रहने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अब सुरक्षित रहना चाहती है, अपीजमेंट की राजनीति से दुखी आ चुकी है। अभी मैं सुन रहा था किसी ने सनातन के बारे में बोला। देखिए, 90% से ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं, सनातन संस्कृति के ध्वजा को लेके आगे चलते हैं। आप उनकी बुराई करते हैं, उनकी बात कोई कहे तो आपको लगता है ये धर्म की बात हो गई। और आप खुद अपीजमेंट कहें, आपका प्रधानमंत्री जब सरकार में हो तो कहे कि पहला हक मुसलमानों का है, वो आपको लगता है ये सेकुलरिज्म है। तो ये जो सेकुलरिज्म की भाषा थी, देश ने नकार दी है। बिल्कुल। तो 8 साल कितने बदले यूपी के हाल, इसी पर हो रही है बड़ी बहस। हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़े हुए हैं। सीधे अश्वनी शाही साहब आपके पास आते हुए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर ये कह रही है कि आप लोगों ने सिर्फ सपने दिखाए, भ्रम की स्थिति पैदा कराई, लेकिन उस सपने से परे जो तस्वीर आई वो नजर नहीं आ रही। और मैं सीधे सीधे मुद्दों पर अगर बात करूं तो राम मंदिर अगर बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद एक और अलग जगती है काशी को लेकर, मथुरा को लेकर, और फिर ये महाकुंभ का आयोजन। क्या आपको लगता है कि इन 8 सालों में कुछ ऐसी स्लोगन्स भी दिए गए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिन्होंने बड़ा कमाल किया, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे वाले स्लोगन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मानते हैं आप? देखिए, पहले थोड़ा सा मैं अशोक जी का जवाब दे दूं। एक मैं भी दिखा दे रहा हूं, महिला सुरक्षा की बात है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गांव के बगल का है, साफ नहीं आ रहा होगा तो ये जो है माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के गांव का ये चित्र है। एक महिला जो है किस तरीके से है उसको देखना चाहिए, उनके समय में क्या स्थिति थी। इसीलिए नारा दिया था मायावती जी ने, चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। उन्होंने नारा दिया था इन्हीं की पार्टी के लिए। तो अशोक यादव जी उस महिला सुरक्षा और उसकी कानून व्यवस्था के बारे में ना बात करें और अखिलेश जी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, मैं एक जवाब दे दूं हमारे वाचस्पति जी का कि धर्म एक अफीम है। कार्ल मार्क्स की चीजें इनको याद हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने धर्म के बारे में क्या कहा था वो इनको याद नहीं है। ये है अंतर कांग्रेसियों का कि उन्होंने सार्वभौमिक और किस तरीके से बात कहा था, वो सब इनको याद नहीं है। चलिए, खैर आते हैं मूल मुद्दे पर। कि देखिए, आपने जो अभी बात कहा कि मतलब कटेंगे तो बटेंगे। आज देखिए 67 करोड़ लोग जो है एक साथ हुए हैं, तो इन जितने भी विरोधी, जिसको अनिल गर्ग साहब ने बहुत अच्छी भाषा में कहा कि प्रतिपक्ष होता था, लेकिन आज वो विपक्ष है। इन विपक्षियों के कलेजे पर सांप लौटना शुरू हो गया। यो 67 करोड़ सनातनियों ने, तो हम तो इसको एरेडिकेट करने की बात कर रहे थे, यहां तो सब एकदम जो है एकजुट हो गए। ये तो नारा काम कर गया माननीय मोदी जी का और योगी जी का कि कटेंगे तो भाई बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा हो गया। और दूसरी बात, आइए, उत्तर प्रदेश की जनता को जो जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए
वो मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई। चाहे कोरोना काल हो, ये तो कहा गया भाजपा का टीका है, घर घर में जाकर तबीयत खराब होने से जैसे ही ठीक हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, अनाज मिला कि नहीं मिला, तुमको दवाई मिली कि नहीं मिली, वैक्सीन मिला कि नहीं, सब चीज पूछते हुए नजर आए, गरीबों के बीच में रहे। और एक दिन भी ये लोग तो नोएडा नहीं जाते थे। नोएडा जाने का मतलब इनका क्या था कि भाई सरकार गिर जाएगी, और वो इस समय कई दर्जन बार चले गए। अब आता हूं दूसरा कि माननीय अखिलेश जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बीच में अंतर क्या है। इन्होंने जो सनातन की बात थी, सनातन मतलब राम मंदिर का एक निर्माण था, 500 साल लड़ाई लड़ी गई, काशी मथुरा नैमिषारण विंध्याचल ये कॉरिडोर जो बनना था, इसमें इन लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन का कोई मतलब ही नहीं मालूम था कि हमारा सनातन भी आगे बढ़ेगा और धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति होगी। 3 लाख करोड़ की राजस्व जो है अपने प्रयागराज आपकी नगरी तो से सवाल प्राप्त ये हो था रहा ना होता कि हुआ धार्मिक दिख रहा है। पर्यटन तब नजर आता ना जब एक विशेष वर्ग से नजर हटती। यहाँ तो अशोक जी सबसे बड़ा सवाल है, देखिए आप लोग सवाल तो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्यटन की वजह से अगर रोजगार सृजन होता है, अगर उत्तर प्रदेश की थोड़ी तस्वीर बदलती है, तो इसको सिर्फ आप लोग धार्मिक चश्मे से ही क्यों देख रहे हैं? ये सोच तो आप लोगों के समय भी आ जानी चाहिए थी, मौका तो जनता ने आपको भी दिया था। अशोक जी, मैं आ रही हूँ वाचस्पति जी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। हाँ अशोक जी, हम लोग धार्मिक चश्मे से नहीं देखते हैं। अभी हमारे अश्विनी भाई ने बहुत अच्छी बातें की। अरे धार्मिक चश्मे से नहीं देखते हैं तो कितने उर्स में चले जाते थे चादर चढ़ाने के लिए, फिर वो क्या था? वो धार्मिक चश्मा नहीं था। याद दिलाऊं कि किस उर्स में कहाँ कैसे चादरें भेजी जाती है। अशोक जी से पूछिए, ये जो है हमारी गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रही हैं, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब की आप बात कर रही हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हमारे देश की कल्चर कहाँ ऐसी परिस्थिति बनी साहब? यही बात अगर ये परिस्थिति बनी होती, ये परिस्थिति बनी होती और आपकी बात को समझा गया होता, अगर आप इस परिस्थिति के साथ चलते तो 2017 में बीजेपी को चुनती ही नहीं जनता, वो तो दोबारा आपको चुन लेती। देखिए लावनी जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए अभी स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी वही कहा था जो विपक्ष का था, जो इंडिया गठबंधन का था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सार्वभौमिक स्वीकार्यता, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। उन्होंने कहा हिंदुत्व सार्वभौमिक स्वीकार्यता का धर्म है, लेकिन भाजपा इसको नफरत का धर्म बनाने की कोशिश करती है, बंटवारे का धर्म बनाने की कोशिश करती है। ये स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व नहीं है। और सनातन जो है, सनातन की बात जो किया जाए, सनातन मतलब होता सदियों से चली आ रही, अनंत काल से चली आ रही व्यवस्था। और सनातन का यह भी मतलब होता है कि इंसानों तो छोड़ दीजिए, हमें प्रकृति के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सनातन अगर कहीं पे है तो वो भेदभाव के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सनातन हिंदुत्व कैसा है? ये भेदभाव, नफरत, तमाम। अच्छा, समाजवादी पार्टी का सनातन कैसा है? ये इनका नहीं, समाजवादी पार्टी का सनातन कैसा है, जरा ये भी समझा दीजिए भाई। अशोक जी, समाजवादी पार्टी का समाजवाद और उसका सनातन क्या कहता है? पैदा कर रखा असली हिंदुत्व को। अशोक जी बताइए ना, समाजवादी पार्टी का समाजवाद और उसके साथ सनातन का सामंजस्य क्या कहता है? आपका सनातन फिर क्या कहता है, बता दीजिए। देखिए बिल्कुल मैं बता दूं। देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। समाजवादी जो व्यवस्था है, जो समाजवादी चिंतन यही है कि सबको एक समान व्यवस्था में आच्छादित किया जाए। कौन सी व्यवस्था? सबको कौन सी व्यवस्था जिसमें हिंदुओं के मंदिर अगर तोड़े जा रहे हैं तो उन लोगों का बचाव करो जो मंदिर तोड़ रहे हैं, या दंगों में गोलियां चला दी जाती हैं गौ रक्षकों पर, तो जो गोलियां चलाते हैं अगर उन पर कार्रवाई हो तो उनके साथ खड़े हो जाओ, या आतंकियों को छुड़वाने के लिए वकील मुहैया कराओ, या कार सेवकों पर गोली चलवा दो। यह है आपका सनातन? नहीं, कार सेवकों को गोली चलाने वाले को राम मंदिर को बना दो, ये सनातन नहीं कहता लावनी जी। और दूसरी बात, अभी अश्विनी जी ने कहा कानून व्यवस्था पुलिस के ऊपर हमला की बात कर रही है। होली के दिन था, डीएसपी का घर जला दिया गया उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जो रक्षक है वही भाजपाइयों भक्षक का शिकार बन रहा है। शाही साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो भाजपाई भक्षकों का शिकार बन रहा है। आपके नेता ने कहा था कि हिंदुओं को हमने मरवा दिया, एक महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार होता है। तो आप ये बताइए, जो रक्षक हमारे समाज का है उसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो समाज कैसे चलेगा? समाज कैसे चलेगा लावनी जी? और हिंदुओं के कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाया और सो कार सेकुलरिज्म के आड़ में गोलियां चलाने वाले अश्विनी भाई गोली चलाने वाले जो अधिकारी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, उनको हटाइए राम मंदिर ट्रस्ट से। क्यों वहां बैठाए हुए हैं? मुख्यमंत्री क्यों वहां बैठाए हुए हैं?
यानी कि माननीय मुलायम सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश माना का ना पालन कि करने हमने की गोली जिम्मेदारी चलवाई चीफ थी, सेक्रेटरी और आप की कह रहे हैं होती कि चीफ है। सेक्रेटरी गोली और चलवाया चीफ था। सेक्रेटरी नहीं, साहब ने कहा माननीय था मुलायम सिंह कि जी हमारी मुख्यमंत्री जिम्मेदारी थे, थी, उन्होंने माननीय आदेश दिया सुप्रीम था कोर्ट के और आदेश तभी को उसका बखान लागू उन्होंने करने किया लगी, कि वहाँ हमने पे 16 परिस्थिति हिंदुओं को मरवा क्या दिया। सच है क्या झूठ है, कौन सच्चा है कौन झूठा है? खैर, तो योगी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहा है, आज उसी पर बड़ी बहस हो रही है। बहुत कुछ बदला ये सरकार कह रही है, लेकिन ये बदलाव नहीं बर्बादी थी, ये कह रहा है विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। और इसी पर बड़ी बहस के साथ हम लगातार चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ, आप ही के पास आ रही हूँ द्विवेदी जी, क्या चल रहा है मन में? देखिए, मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की बात फेल 2017 और 18 के बीच में देख लीजिए तो कितने ट्रिपल रेप के केसेस बढ़ गए। मैं आपको घटना बता देता हूं, जेवर में घटना आप देख लीजिए, 2 ज्वेलर्स को मथुरा में मार दिया गया। ट्रिपल मर्डर केस सीतापुर में हुआ, ट्रेडर एक जो लखनऊ में मारा गया, लूट ऑफ 2 करोड़ रुपए वाराणसी में हुई। ये मैं केवल कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं, ये इतना हुआ। आपने कहा था कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम लगातार 24 घंटे बिजली प्रदान करेंगे। कोई भी आप जिला उठा के देख लीजिए, रोस्टर डेली हो रहा है, रोस्टिंग चल रही है। हम जिले का नाम बताइए, पहले तो जिला पूछकर बिजली रोस्टिंग आती के थी, नाम पे 3-3, अब 4-4, हर जिले 5-5 में बिजली घंटे आती है। बढ़ा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट थोड़ा मीटर कम लगा रहती है, जा शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट ज्यादा रहती मीटर है। में अब बताइए आपको कतई कहाँ पता बिजली नहीं चलेगा रहती है। कि आपकी प्रीवियस सोलर रीडिंग क्या उद्योग थी, पर वर्तमान रीडिंग क्या है, उत्तर प्रदेश बिल आ की। जाएगा, आज हर बिल घर में कितने का सोलर लग होगा, रहा है, बिजली सोलर के पार्क बिल की बन रहे दरें हैं। बढ़ाई जा रही आज हैं, तो किसानों से लगभग जो है 25,000 बिजली का 30,000 पैसा ज्यादा मेगावाट लिया जा की रहा एकदम है। पीक आवर्स में जो है डिमांड होती है वो पूरा होता है। जहां तक बाद में बिजली एमएसएमई नहीं सेक्टर लेनी की बात पड़ती है, है। आप उठा के देख लीजिए, अगर कोई 5 लाख का भी लोन होता है तो उसमें 18% जीएसटी लगती है। अच्छा अगर 5 वाचस्पति लाख का जी, कोई लोन- वाचस्पति जी, मैं एक बहुत साधारण सा प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। वाचस्पति जी, एक बहुत साधारण सा प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। आप लोग तमाम प्रश्न पूछे, विपक्ष का ये अधिकार भी है कि सरकार से सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताइए। अरे सुन तो लीजिए साहब, आप शुरू होते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। कम से कम अशोक जी सवाल सुनते हैं तब जवाब देते हैं। अच्छा देंगे सवाल, मेरा भी सुन लीजिए, जवाब देंगे। अभी तैयार है वो जवाब देने के लिए, शाही साहब देंगे, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वाचस्पति जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग उत्तर प्रदेश के विकास को देखकर थोड़ा परेशान हैं, या उत्तर प्रदेश में सनातनी एकजुट हो गए और उस एकजुटता का एक बड़ी तस्वीर नजर आई है, उससे परेशान है? परेशानी किससे है? हिंदू अगर एकजुट हो जाता है, अगर यहाँ पर दशकों से दबी हुई मंदिरों के लिए आवाजें उठने लगती है, अगर यहाँ पर 67 करोड़ सनातनी एकजुट हो जाते हैं जाति पाति को पीछे छोड़कर, क्या दिक्कत इससे है? It's my time. Line, Lavani, this is my time. हाँ, this is your time, but I have right to ask the question, and I'm asking a question to you. अरे बनारस की स्थिति बताइए। हाँ। कॉरिडोर बना, कितने शिव मंदिर, हजारों शिव मंदिर तोड़ अरे दिए साहब गए। मुझे मत बताइए, प्रयागराज से आती हूँ, काशी 124 किलोमीटर दूर है और मैंने जाकर देखा है। मैंने काशी में, सुनिए, काशी कॉरिडोर बनने के बाद मैंने वहां पर 1 महीने गुजारे, हर गली में पहुंची मैं, हर एक गली में पहुंचकर लोगों से बात की। वाचस्पति जी, द्विवेदी जी, आप काशी में रहकर झूठ बोल रहे हैं। वहां पर लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि उन्हें रोजगार मिला है, उनकी स्थिति बदल गई। आप क्या बात कर रहे हैं? काशी में बैठकर अगर आप लोग झूठ बोलेंगे तो वाकई ये बहुत बड़ी विडंबना है। वाचस्पति द्विवेदी जी, मैंने भी गुजारे हैं वहां पर समय, मैंने गुजारा है वहां पर, वहां के नाविकों से बात की है, वहां की गलियों में मैं घूमी हूँ, वहां पर खास तौर से जो कपड़ा व्यवसायी है उनसे बात की है, छोटे कारीगरों से बात की है, वहां पर घाटों पर जो लोग मौजूद थे उनसे बात की है। सबने एक सुर में बोला। और वो सुनिए वाचस्पति जी, मैं आपको वो रिपोर्ट आप सुदर्शन न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सार्वजनिक है वो रिपोर्ट, और वहां पर लोगों ने स्वीकारा है कि बदलाव हुआ है। आप देखना नहीं चाहते, सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, सत्य को देखना भी सीखिए, सत्य को देखना भी सीखिए। अनिल गर्ग साहब, वाचस्पति द्विवेदी जी एक ही बात रखते रहेंगे, लेकिन ये सत्य को देखना नहीं चाहते। ठीक है, हो गया द्विवेदी जी, हो गया। आइए जरा अनिल गर्ग जी को लेकर।
कहाँ पर जाओ? अगर ये स्थिति होती तो हिंदुओं जब भी भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगता है, इन पर ये आरोप लगाते हैं कि ये दलितों के साथ शोषण करते हैं। आप मुझे बताइए, 65 से 67 करोड़ कुंभ में लोग वहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने गए, कोई मुझे बता सकता है उसमें कितने दलित थे? कोई मुझे उसमें बता सकता है कितने ब्राह्मण थे? कोई मुझे बता सकता है उसमें कितने क्षत्रिय थे? इनमें से द्विवेदी जी के पास या यादव जी के पास कोई डेटा तो मुझे बता दे कि इन 67 करोड़ में से ब्राह्मण कितने थे, 100 कास्ट अपर कास्ट कितने थे, 100 कास्ट लोअर कास्ट कितने थे? ये जो हिंदुओं को बांटने की रणनीति है ना, ये जो फेल हो रही है, ये एक बड़ी दिक्कत है। सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग सोचते हैं कि अपीलमेंट की राजनीति करिए और हिंदुओं में दलितों को शोषित किया जा रहा है ये बोलते रहिए, और सनातन को गाली करिए। सनातन को गाली देते हैं तो ये दलितों को भी गाली दे रहे होते कि नहीं दे रहे होते? जो सो कॉल्ड हमारे शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उनको भी सनातन को जब गाली मिलती है वो उसके हिस्सेदार बनते हैं कि नहीं बनते? ये इनको समझ में नहीं आता। आप मुझे बता सकते हैं राम मंदिर में कितने शोषित और दलित थे या कितनों को रोका गया और कितने अपर कास्ट थे? तो इनको एक लाख को डेटा मालूम है। चलिए एक मिनट, जरा वाचस्पति जी का फैटे डाउन कर दीजिए, क्योंकि वो जब शुरू हो जाते हैं तो सुनने का नाम नहीं लेते। आप यूरिया खाद पर पहुंच गए। राजस्थान में आपकी सरकार थी, अभी उस इतिहास के को भी पलटा जाएगा तो देखा जाएगा कि वहां पर किसानों का क्या हाल था। खैर, मुद्दा बड़ा है और यहां पर जो बात अनिल जी कह रहे हैं, शाही साहब देखिए, एक तो बात जरूर है, सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार की एक जिम्मेदारी यह भी होती है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विश्वास तो फिर उस विपक्ष का भी लेना चाहिए। वो विश्वास क्यों नहीं कायम हो पा रहा है शाही साहब? विपक्ष में कोई भी लावनी जी ऐसा नहीं है जैसे 89 के बाद वाचस्पति जी का तो कुछ रहा नहीं। यहाँ की जनता ने वो कर दिया। अब समाजवादी अशोक जी के मुझे तो अफसोस इस बात का है कि काशी की वो बात कर रहे थे, काशी में मैंने 1 महीने पूरे गुजारे थे जब काशी कॉरिडोर बन गया उसके बाद, और वो रिपोर्ट सार्वजनिक है। वहां लोग क्या बोल रहे थे वो उनको सुनना चाहिए। वहां के देखिए, वहां का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, रिंग रोड हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, वहां की गलियों में किस तरीके से काम हुआ है, इन लोगों को क्या दिखता है? ये लोग आधा यहाँ पर सच परोसते हैं, पूरा सच नहीं परोसते हैं। कि जो इन लोगों का कहना है कि 2-4 जो मंदिर थे पुराने घरों में, पहले देखिए घरों में और काशी जैसे जगहों पे हर घर में एक मंदिर होता था, लेकिन जब वो किया गया तो उन मूर्तियों को कायदे से रखा गया और सबके अब विश्वास में लेकर वहां से हटाकर उनका विकास किया गया। अच्छा शाही साहब, चलते चलते बहुत जल्दी से इतना बता दीजिए, 27 में वापस आ रहे हैं दोबारा 2027? 1% अशोक जी होता, लेकिन अशोक जी 1% अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं। अशोक जी मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बस 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आप एक बार दिमाग में रखिएगा कि नहीं, उपचुनाव भी तो हुए ना, फिर अगर चुनाव हुआ तो फिर उपचुनाव भी उसके परिणाम भी तो ध्यान में रखने होंगे ना, उपचुनाव के परिणाम भी देखने चाहिए। फर्जी चुनाव परिणाम की बात मत करिए आप, फर्जी चुनाव परिणाम था उपचुनाव। अरे अच्छा है, जब आपके 36 आए तो सही थे, उपचुनाव में आपके लिए फिर फर्जी हो गया, ऐसे नहीं होता है ना अशोक जी, या तो इधर या तो उधर, ये दो बातें नहीं चलेगी कि सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया। चलिए, मैं शुभकामनाएं आप दोनों को ही देती हूँ, कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद करती हूँ। अब सूखा 27 सालों के बाद दिल्ली का तो खत्म हो गया था, कांग्रेस का सूखा कब खत्म होता है, उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। मुद्दा बड़ा है और बड़ा इसलिए भी है क्योंकि सबसे बड़े राज्य की हम बात कर रहे हैं, आबादी के लिहाज से भी, और फिर खास तौर से सत्य सनातन के समर्पण के साथ अगर समेकित विकास विरासत की बात हो तो भी इस राज्य का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि मुखिया योगी आदित्यनाथ है। 8 सालों में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है, इसी पर हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। जाते जाते आज उसी रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जाती हूं। रणक्षेत्र में अभी मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन जाइएगा नहीं, रिपोर्ट इंतजार कर रही है। मेरी तरफ से जय हिंद। ये है योगी का उत्तर प्रदेश, जहां सुशासन की नई परिभाषा लिखी जा रही है, माफिया राज का सफाया हो रहा है, अपराध पर बुलडोजर और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, धार्मिक विरासत का गौरव लौटाया जा रहा है, राम मंदिर का सपना साकार हुआ और काशी मथुरा की परंपराओं को नया जीवन मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को न सिर्फ अपराध मुक्त बनाया, बल्कि राष्ट्रवाद और विकास की नई राह पर आगे भी बढ़ाया। पिछली सरकारों ने
दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएसी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अभी वर्तमान में सरकार इस नए वित्तीय वर्ष में और सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बाद जो जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर के कार्य कर रही है। हम नए वित्तीय वर्ष अब 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा तो इसमें उससे लॉन्च करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर जो 2017 के पहले 6-7वें स्थान पर थी, आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों का इस 8 वर्ष की शानदार यात्रा में योगदान के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं।